नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले 2 लेक्चर में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डिटेल वाइज समझने का प्रयास किए। आज इस वीडियो से माइंड मैप के जरिए हम लोग पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाला है। और जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, मात्र 1 पेज का ये माइंड मैप है जिससे हम लोग इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारे तथ्यों को स्कीप किया गया है। अगर आप पूरे वीडियो को देखिएगा तो पता चल जाएगा कि पिछले 2 वीडियो में आपको जो कुछ बताया गया उनमें जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे उन सभी फैक्ट को हम यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। अगर वो डिटेल क्लास आप देखें उसके बाद इस मैप को, जो कि उम्मीद करते हैं आप देखे ही होंगे, उसके बाद इस माइंड मैप को देख रहे हैं तो आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। बहुत सारे विद्यार्थी इसको यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे, तो यूट्यूब में आपको ये जानकारी दे दिया जा रहा है कि हम लोग जो है अपने ऐप में, जो झारखंड कोचिंग क्लासेस के ऐप के नाम से जाना जाता है, उस ऐप में पॉलिटी का डिटेल क्लास यहाँ पे चला रहे हैं। इस क्लास को सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है, अर्थात वनडे एग्ज़ाम को भी ध्यान में रख रहे हैं और जो कमीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसको भी ध्यान में रख के हम लोग इस क्लास को बनाने का प्रयास किए हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा तो डिटेल क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट बताते हैं और हर चैप्टर के लास्ट में माइंड मैप से उसको रिवाइज करवा देते हैं। माइंड मैप में टोटल फैक्ट होते हैं, तो फैक्ट अगर किसी को याद करना है तो वो जो है माइंड मैप में जो दिया गया है उससे रिवाइज कर सकता है। और कॉन्सेप्ट के साथ किसी को पढ़ना है तो वो जो ऑथेंटिक बुक बताए गए हैं वो बुक पढ़ सकते हैं, क्लास नोट्स पढ़ सकते हैं और लास्ट में रिवीजन के लिए तो माइंड मैप उनके लिए भी है। यानी अगर कोई वनडे का एग्जाम जैसे कि जीडी हो गया, एसएससी हो गया, इस तरह का एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आप केवल माइंड मैप भी पढ़िएगा, डिटेल नोट्स नहीं भी पढ़िएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर फैक्चुअल डाटा जो है आपको माइंड मैप में मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक, ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि राज्य का परिभाषा अनुच्छेद 12 में आपको बताया गया है। अनुच्छेद 36 में भी कहेगा कि राज्य का वही परिभाषा हम लोग समझेंगे या राज्य का वही अर्थ निकालेंगे जो अनुच्छेद 12 में बताया गया। तो राज्य को जब भी राज्य अपना नीति बनाती है तो उसको कुछ निर्देश दिए गए हैं संविधान के द्वारा, और राज्य अपने नीति बनाने के दौरान इन निर्देशों का पालन करने का प्रयास करती है। तो ये निर्देश जो दिए गए हैं वो अनुच्छेद 38 से लेके 51 तक दिए गए हैं। 36, 37, 37 तो एक्सप्लेनेशन करता है कि 36 कहता है कि राज्य का परिभाषा क्या है और 37 कहता है कि ये जो है वो गैर न्यायोचित है और गैर जो है वो प्रवर्तनीय है, यानी इसको जबरदस्ती हम लागू नहीं करवा सकते हैं। और नीति निर्देशक तत्व में जो भी बात कहे गए हैं उन बातों को लेके हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जैसे कि मौलिक अधिकार में हम लोग जस्ट इसे पिछले वाले चैप्टर में पढ़े थे कि वहां पे जो भी अधिकार आपको दिए गए हैं वो गारंटी युक्त है, संविधान गारंटी देती है। अगर वो अधिकार आपसे छीना जाएगा तो आप सीधे सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और इस तरह से आपके अधिकारों को कोई भी नहीं छीन सकता है, ये मौलिक अधिकार कहता है। लेकिन राज्य में जो निर्देश, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो राज्य को यानी स्टेट जो कि अनुच्छेद 12 में डिफाइन किया गया है उसको सरकार, संविधान जो निर्देश दे रही है, राज्य उसको पालन कर भी सकती है, उसको पालन नहीं भी कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कि राज्य को किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, जो कि 38 से लेके 51 तक आपका बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो ये जान लेते हैं, इसका परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि डिटेल वीडियो में भी आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया था। तो सबसे पहला परिचय तो यही है कि ये जो है एक निर्देश है, आदेश नहीं है। जैसे कि मौलिक अधिकार में हम लोग देखे थे कि मौलिक अधिकार जो होता है वो बाध्य होता है, लेकिन जो निर्देश दिए गए हैं यहाँ पे वो बाध्य नहीं है। सरकार इसको लागू कर भी सकती है, सरकार इसको लागू नहीं भी कर सकती है। जैसे शिक्षा का अधिकार जो था आपका मौलिक अधिकार था, अगर आप शिक्षा का अधिकार मांगिएगा तो सरकार को किसी भी हालत में वो अधिकार आपको देना होगा। लेकिन आपको अगर स्कॉलरशिप मिल रहा है तो ये आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। स्कॉलरशिप आपके शिक्षा में प्रगति के लिए या आपको आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार देती है। अगर वो चाहे तो दे भी सकती है, नहीं अगर चाहे या कैपेबल नहीं हो तो वो स्कॉलरशिप आपका बंद भी कर सकती है। इसको लेके आप जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें क्या क्या फैक्ट है जिसको याद रखना है। सबसे पहला तो यही याद रखना है कि ये संविधान के किस चैप्टर के अंतर्गत आता है, तो चैप्टर 4 के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं, तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक यहाँ पे अनुच्छेद आते हैं। तो यहाँ पे आपका 36, 37, 38, 39, 40
तो इस तरह से यहाँ पे 5 अनुच्छेद हो गया और उसके बाद इधर 11, तो 5 अनुच्छेद और 11 कितना हो गया, तो टोटल 16 अनुच्छेद। तो टोटल 16 अनुच्छेद हम कह सकते हैं डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि एक डायरेक्शन बताया गया है कि जब भी स्टेट अपना पॉलिसी बनाएगी, नीति बनाएगी, तो किस मुद्दे को या किस तत्व को ध्यान में रखते हुए अपने नीति को बनाएगी, उसी को यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हर जगह नहीं लिखा हुआ मिलेगा, आपको डीपीएसपी से ही समझ लेना है, यही शॉर्ट फॉर्म है ना, यहीं से आपको समझना है। चलिए अब एक एक करके यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन के इस साइड से अब हम लोग क्या करेंगे, माइंड मैप को पढ़ना शुरू करेंगे। अगर यहाँ पे देखिए माइंड मैप का 2 हिस्सा होता है, उम्मीद करते हैं अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से एक बार हम यहाँ पे बता देते हैं। ये माइंड मैप है, माइंड मैप का ये 2 हिस्सा है। ये पहला हिस्सा है, तो ये तो मौलिक अधिकार वाला में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग इसको इस साइड से पढ़ते हैं। और जब दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं तो इस साइड से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। हेडिंग जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ रहता है, पढ़ते हैं हम लोग इस साइड से। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। जो लगातार माइंड मैप का ये सीरीज जो है, हम लोग तो ऐसा नहीं है कि पहली बार यही माइंड मैप का सीरीज लेके आया है, पूरा झारखंड खत्म कर दिए हैं, नागपुरी खत्म कर दिए हैं, तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उन सबको ये आइडिया हो भी गया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले परिचय में बताया गया है कि डीपीएसपी जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है। ये मैप जो है हम पावर पॉइंट में यूज किए थे, वो ग्रेट ब्रिटेन का है, जिसमें आयरलैंड एक है, और यही आयरलैंड से हम लोग डीपीएसपी को लिए थे। आयरलैंड का जब संविधान बना था 1937, तो वो कहां से लिया था, इसको स्पेन से लिया था। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये फैक्चुअल डाटा से हम लोग पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि डीपीएसपी हम लोग कहां से लिए हैं, आयरलैंड, और आयरलैंड खुद उसको कहां से लिया था, तो स्पेन के से लिया गया था। अंतिम प्रारूप यहां पे तैयार किया गया सप्रू समिति से। तो सप्रू समिति जो है वो पहले ही आ चुका था, उसी से ये प्रभावित होकर क्या किया गया था, बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ इतिहासकार हैं या कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनके महत्वपूर्ण कथन को यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन, अमेरिका का जो इतिहासकार था, वो क्या कहता है डीपीएसपी के बारे में। तो ये एक किताब लिखे थे, भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला। ये किताब भी आपको हम बताए थे पावर पॉइंट में, डिटेल जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे किताब का इमेज भी बताए थे कि 2014 में इनका देहांत हो चुका है। तो ये अपने इस किताब में डीपीएसपी के बारे में कहते हैं कि ये संविधान की मूल आत्मा है, जबकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को बोलते हैं कि संविधान की ये क्या है, मूल आत्मा। तो इसीलिए आपको याद करने के लिए बोले थे कि कौन किसको मूल आत्मा कहा है, ये आपको याद रखना है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन जो कि एक अमेरिकी इतिहासकार थे, वो भारतीय संविधान के बारे में लिखते हैं और उसमें लिखते हैं डीपीएसपी के बारे में कि ये भारतीय संविधान का क्या है, मूल आत्मा है। आगे इनको कहा जाता है, या हम लोग जब डिटेल में पढ़ रहे थे उसी में देखे थे कि इनके योगदान के लिए भारत सरकार इसको चौथा सर्वोच्च सम्मान जो है वो प्रदान करती है, पद्मश्री। उसके बाद यहाँ पे आता है भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो भीमराव अंबेडकर इसके बारे में या डीपीएसपी के बारे में बोले थे कि ये एक संविधान की अनोखी विशेषता है, यानी नोबल फीचर है। तो डीपीएसपी के बारे में कौन क्या कहा है ये पूछा जाता है। आप टेस्ट बनाए होंगे तो आपको टेस्ट में भी देखने को मिल रहा होगा, जो आपको ऐप में दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि केटी शाह क्या बोलते हैं। तो केटी शाह जो है, यही इमेज है केटी शाह का, जो कि पावर पॉइंट में हम यूज किए थे। यहाँ भले छोटा इमेज है, लेकिन पावर पॉइंट में तो हम बड़ा इमेज यूज किया है ना, तो उसको अगर देखिएगा और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किसके लिए क्या इमेज जो है यूज किया गया था। तो केटी शाह के बारे में कहा जाता है कि राज्य के जो डीपीएसपी है एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यानी कि अगर बैंक के पास पैसा है तो वो चेक के बदले आपको पैसा देगी, कैश देगी। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो चेक के बदले कैश नहीं दे सकती है। मतलब बैंक पे डिपेंड करता है, ये बैंक के ऊपर कोई बाध्य नहीं है कि आप चेक लेके जाइएगा तो उसके बदले आपको पैसा देगा ही देगा। ये डीपीएसपी के बारे में तुलना किया जा रहा है, बैंक से यहाँ पे तुलना करके बता रहे हैं। केटी सर ये सवाल भी आया था, आपको बता भी दिए थे, प्रीवियस ईयर में आया था। फिर बी.एन. राव, सर बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। ये क्या बोलते हैं डीपीएसपी के बारे में, किसी व्यक्ति के अधिकारों को 2 श्रेणी में विभाजित किया जाना चाहिए। ये एक सुझाव देती है कि हम एक भारत के क्या है, नागरिक है, तो हमें जो अधिकार है वो 2 टाइप के मिलने चाहिए। वो कौन 2 टाइप के हो सकते हैं? पहला जो एक अधिकार होना चाहिए वो न्यायालय में विचार योग्य होना चाहिए, और दूसरा जो होना चाहिए न्यायालय में गैर विचार योग्य। तो जो विचार योग्य है, यानी कि ऐसे अधिकार जो
कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। अगर छीनता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय इस पे विचार कर सकती है। तो वो अधिकार कहाँ पे है? चैप्टर 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत। और कुछ ऐसे अधिकार देने के बाद कहे गए हैं जो सरकार कैपेबल होगी तो देगी और कैपेबल नहीं होगी तो नहीं देगी। इस बात को लेके हम जो है न्यायालय के शरण में नहीं जा सकते हैं, जिसको चैप्टर 4 के अंतर्गत रखा गया है, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इस तरह से सर BN राव का जो सुझाव था उसको प्रारूप समिति के द्वारा क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। और हम लोगों के संविधान में 2 चैप्टर देखने को मिलता है। पहला चैप्टर जो होता है, यानी तीसरा जो चैप्टर होता है वो होता है मौलिक अधिकार, और ये कोई नहीं छीन सकता है। अगर कोई छीनेगा तो हम लोग कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। और अगला जो चैप्टर दिया गया है चैप्टर 4, वो ऐसे अधिकारों के बात किया गया है उसमें जिसको सरकार दे भी सकती है और सरकार नहीं भी दे सकती है। तो इस तरह से इसको या इनमें जो बात कहे गए हैं उसको हम लेके न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से न्यायालय में ये क्या है, गैर विचार योग्य है। अब आगे यहाँ पे दिया गया है कि DPSP भारत को एक क्या करता है, कल्याणकारी राज्य के रूप में यह दर्जा प्राप्त करता है। तो हम लोग DPSP में अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि जनता के लिए ये करो वो करो। अभी आपको सबको पता चल भी जाएगा, और पिछला 2 लेक्चर देखे होंगे तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि यहाँ पे मतलब एक बहुत ही बेहतर राष्ट्र बनाने के संकल्पना की है, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, कोई अमीरी गरीबी ना हो, स्त्री पुरुष के वेतन के बारे में बात किए हैं, राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा सुरक्षित रखने का हम बात करते हैं, दुधारू पशु की सुरक्षा का बात करते हैं, पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, जो ST SC जो है दुर्बल वर्ग है उसके शिक्षा और आर्थिक प्रगति के बारे में बात करते हैं। कोई गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है, अगर उसको किसी तरह से वकील की सहायता चाहिए, विधिक सहायता चाहिए तो वो विधिक सहायता दे सकते हैं। आपका कुटीर उद्योग है, इस तरह के बहुत सारे जो प्रावधान है उन सब के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो वो एक राज्य को क्या बनाता है, कल्याणकारी बनाता है, जिसमें सभी लोगों का क्या हो, कल्याण हो। तो अब हम लोग देखते हैं DPSP से संबंधित महत्वपूर्ण बात, कुछ केसेस है तो उस केस के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है गोलकनाथ मामला जो कि 1967 का है। इसमें DPSP के बारे में कहा गया है DPSP को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो DPSP के कुछ अधिकार हैं, अगर उसको लागू कर रहे हैं तो उसको लागू करने के लिए हम मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं करते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो कम इंपॉर्टेंट चीज को हम लागू करने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा DPSP और फंडामेंटल राइट्स के बीच का डिफरेंस जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है। तो ये सब जो केसेस है इसका आप उल्लेख कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है DPSP के प्रावधानों को लागू करने के लिए हम फंडामेंटल राइट्स के जो प्रावधान है उसको बदल नहीं सकते हैं, उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो फंडामेंटल है, इसको क्यों चेंज करें, है ना। उसके बाद है चंपाकन दोराइजन मामले, ये 1951 का है। इसमें कहा जाता है DPSP और फंडामेंटल राइट्स के बीच किसी तरह का अगर टकराव होता है तो मूल अधिकार जो है वो प्रभावी होते हैं। मतलब दोनों अगर आपस में क्या हो जाए, टकरा जाए कहने का मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स को लागू करे कि DPSP को लागू करे। तो फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसीलिए तो उसको मूल का नाम दिया गया। फंडामेंटल जब पढ़ाया जा रहा था तो आपको बताया गया था ना, फंडामेंटल मूल मतलब क्या होता है, जैसे कि पेड़ का जड़ होता है, जड़ को हटा दीजिएगा तो पेड़ जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब DPSP और फंडामेंटल राइट्स में विवाद हो जाए तो किसको मान्य मानेंगे, फंडामेंटल राइट्स को मान्य मानेंगे। तो ये था आपका गोलकनाथ। फिर है चंपाकन दोराइजन मामले। फिर यहाँ पे ये 2 महत्वपूर्ण वाद है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक ना। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे कुछ सिद्धांत है, कुछ थ्योरी है। हर व्यक्ति का अपना अपना क्या है, सिद्धांत है। बुद्ध का अपना सिद्धांत है, हिंदू धर्म के अपने सिद्धांत है, इस्लाम के अपने सिद्धांत है, आदिवासी के अपने सिद्धांत है। तो उसी तरह से बहुत सारे अलग अलग सिद्धांतों को हम क्या किए हैं, अपने DPSP में स्थान दिए गए हैं। तो जैसे कि सबसे पहला सिद्धांत है समाजवादी में हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि सभी लोगों का क्या हो, विकास हो। समाज के चाहे निचले तबके के लोग हो चाहे अमीर तबका के लोग हो, सबका क्या हो, विकास हो। इस चीज का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो इस तरह से जो अनुच्छेद 38 हो गया, 39 हो गया, 39A हो गया, 41, 42, 43, 43A और 47, ये समाजवाद जो सिद्धांत है उसको बढ़ावा देता है। तो कभी पूछा जा सकता तो याद रखिएगा। गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी क्या बोलते थे कि शासन कुछ इस प्रकार से करिए कि जो गांव का व्यक्ति है ना उसको भी लगे कि शासन में मेरा भागीदारी है। जैसे पंचायत में हम लोग गांव के एक टोले से वार्ड परिषद चुन लेते हैं तो उसको लगता है कि हाँ, देश के शासन में मेरा भी भागीदारी है। इनका मानना था कि उद्योग जो है बड़े बड़े हैं उसको बढ़ावा
बढ़ावा देने के बजाय हम लोग कुटीर उद्योग को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। तो इस तरह से 43 में यहाँ पे कुटीर उद्योग के बारे में क्या किया गया, बात किया है। तो ये गांधीवादी सिद्धांत था जिसको अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46, 43, 48 ये सब में बात किया गया। 48 जो है कृषि वगैरह सब के बारे में क्या करता है, बात करता है, कृषि पशुपालन। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये गांधीवादी सिद्धांत दिया गया। उदारवादी, उदार कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे होता है ना कि हम दूसरे के जो विचारधाराएं हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसको मानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कोई कहते हैं कट्टरवाद, कट्टरवाद मतलब अपना जो विचार है बस उसी को मानेगा, दूसरा का विचार को वो समझने का प्रयास ही नहीं करता है। लेकिन उदारवाद क्या होता है, वो दूसरे के विचारों को भी जानने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो इस तरह से यहाँ पे अनुच्छेद जो 44 है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है कि सभी धर्मों का एक ही नियम कानून हो, कम से कम विवाह और तलाक के बारे में आपको बताया थे कि सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि विवाह और तलाक का एक ही क्या होना चाहिए, नियम होना चाहिए, रूल रेगुलेशन होना चाहिए जो कि सभी देश के नागरिकों पर लागू हो। तो इस तरह से विचारधारा जो है के स्तर पे हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों का विचारधारा थोड़ा सा उदारवादी होना चाहिए। हम लोग दूसरे धर्म के कुछ प्रावधानों को भी क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। अपने हमारा जो धर्म है उसका भी कुछ प्रावधान जो है वो दूसरे धर्म के लोग क्या करें, अपनाएं। तो इस तरह से हम लोग मिलजुल के रहेंगे तो थोड़ा यहाँ पे रहना जो है आसान हो जाएगा। तो अनुच्छेद 44 हो गया, 45, 48, 49, 50 और 51 जो है वो उदारवादी सोच के बारे में बात करता है। 51 क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति। तो होता है ना जब दो देश जो है कि आपसी हित टकराने लग जाते हैं तो थोड़ा सा उदारता दिखाना पड़ता है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे भारत और अमेरिका जो है वो टैरिफ एक तरह से हम कह सकते हैं ट्रेड वार में एक तरह से ट्रेड वार देखने को मिल रहा है कि अमेरिका जो है भारत के ऊपर क्या कर रहा है, टैरिफ थोप रहा है। तो थोड़ा सा अगर उदारता दिखाया जाए तो इस तरह का जो व्यवस्था है वो हमको देखने को नहीं मिलेगा। अगर सब खुद के बारे में करेंगे या एक तरह से कट्टर विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे तो विश्व में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है हम लोग उदारवादी सिद्धांत को भी यहाँ पे जगह दी है, उसके बारे में बताया गया। अब चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं डीपीएसपी के एक एक अनुच्छेद के बारे में कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पे अनुच्छेद 36 और 37 जो है वो निर्देश नहीं देता है, कुछ चीज को क्लियरिफाई करता है। निर्देश आपके दिए गए हैं 38 से लेके 51 तक। चलिए तो यहाँ पे निर्देश क्या चीज क्लियरिफाई किया गया है। 36 में कहा गया है राज्य का परिभाषा या राज्य का अर्थ वही होगा जो अनुच्छेद 12 होगा। तो यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हेडिंग ये दिया गया है। तो जो भी निर्देश दिए गए हैं यहाँ पे अनुच्छेद 38 से लेके 51 तक, वहाँ कहीं पे भी हम ज्यादातर राज्य नहीं लिखे हैं क्योंकि हेडिंग में ही बोल दिया गया है कि जो भी पढ़ रहे हैं वो निर्देश किसको दिए गए हैं, राज्य को दिए गए हैं, ना कि नागरिक को। तो यहाँ पे नागरिकों से कुछ करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे राज्य से करने के लिए कहा जा रहा है कि भैया जब भी तुम नीति नियम बनाओगे इन सब तत्वों को ध्यान में रख के क्या करना, बनाना, जो कि 38 से हम तुमको बता रहे हैं। तो इस तरह से 36 हो गया कि राज्य का परिभाषा के अंतर्गत कौन आएगा। तो हम लोग देखे थे संसद आता है, विधानसभा आता है, पंचायती राज आते हैं, डीपीएसपी में भी वही सब आएंगे। यहाँ तक कि सेल, ओएनजीसी, वैधानिक, गैर वैधानिक जितने संस्थाएं हैं ये भी राज्य के परिभाषा के अंतर्गत ही आते हैं। तो अनुच्छेद 12 में भी वही आते हैं और अनुच्छेद 36 एंड डीपीएसपी के अंतर्गत भी वही राज्य का परिभाषा के अंतर्गत आएगा। तो ये चीज क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं। फिर आते हैं हम लोग अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 37 जो होता है वो बोलता है डीपीएसपी के जो भी प्रावधान है वो गैर प्रवर्तनीय है, यानी कि जबरदस्ती हम इसको लागू नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि मौलिक अधिकार के जो भी अधिकार है वो अधिकार सरकार को देने होंगे, वो अधिकार आपसे छीना नहीं जा सकता है। लेकिन यहां जो अधिकारों की बात की गई है उसको जबरदस्ती आप लागू सरकार से नहीं करवा सकते हैं। ना ही इन अधिकारों को लेके आप न्यायालय में जा सकते हैं कि यहां पे बोला गया है कि हम जो है वो क्या करेंगे, दुधारू पशु है उसकी हत्या को रोकने का प्रयास करेंगे। तो अगर कोई गो हत्या से संबंधित कानून लाता है तो ठीक है, नहीं लाता है तो आप ये नहीं कहिएगा कि ये सरकार जो है गो हत्या से संबंधित कानून नहीं ला रहा है। जैसे कर्नाटक लाया था, डिटेल क्लास में हम बताए थे, तो ठीक है वो सरकार को लगा तो वो लाया। अगर हम झारखंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे उस तरह के कानून नहीं है, तो यहाँ का सरकार को वैसा नहीं लगा इसलिए यहाँ पे नहीं लाए। जबरदस्ती आप इसको लागू नहीं करवा सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 37 में ही क्लियर कर दिया गया है भैया यहाँ जो भी बात कहे गए हैं वो निर्देश है, आदेश नहीं है। इसलिए इन बातों का अगर सरकार पालन ना भी करे तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। अब चलिए यहाँ पे 38 से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि राज्य को क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। और सब जगह यहाँ पे राज्य हम नहीं लिखे क्योंकि आपको समझना है कि ये माइंड मैप है और माइंड मैप में कम से कम शब्दों में ही हमको क्या करना है, चीजों को समझने का या समराइज करने का प्रयास करना है।
और यहाँ पे हर जगह पूरा चैप्टर में राज्य को ही निर्देश दिया गया है। कभी नागरिक को देता तब ना हम क्लियरली लिख देते कि ये निर्देश राज्य को दिया गया है, ये निर्देश नागरिक को दिया गया है, लेकिन यहाँ सभी के सभी निर्देश जो है वो राज्य को दिए गए हैं, इसलिए राज्य जो है हर जगह लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 38 में राज्य को क्या निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोलता है न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अब किस चीज का न्याय सुनिश्चित प्रयास करने का प्रयास करेगा? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक रूप में हम बताए थे कि जाति पाति, ऊंच नीच लेके कोई भेदभाव यहाँ पे ना हो, इस चीज को सरकार ध्यान में रखेगी। आर्थिक में भी कोई बहुत ज्यादा अमीर ना हो जाए, कोई इतना गरीब ना हो जाए कि उसको रहने के लिए मकान ना मिले या खाने के लिए 2 वक्त का रोटी ना मिले, इस तरह ना हो, ये चीज सरकार क्या करेगी? ध्यान में रखेगी। राजनीति में चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, कहने का मतलब है हर कोई को क्या हो, समान अवसर मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सबके साथ न्याय हो, गरीब आदमी के साथ भी न्याय हो, अमीर आदमी जो है उसके साथ भी क्या हो, न्याय हो। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। फिर है असमानता को कम करने का प्रयास। अब किस चीज में असमानता? तो राज्य की जो आय है, आय असमानता देखते हैं ना कि 1% के पास जो है वो बहुत ज्यादा संपत्ति है, बाकी जो 40-50% है उसके पास बहुत कम संपत्ति है। तो इस तरह का जो असमानता है उसको हम लोग क्या करेंगे? कम करने का प्रयास करेंगे। प्रतिष्ठा है, सुविधा है, अवसर है, इसके जो थी असमानता है, इस सब को लेके जो असमानता है उसको दूर रखने का हम या दूर करने का प्रयास करेंगे। इस चीज को बाद में जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन 1978। एसएस आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि एसएस मतलब जो है संविधान संशोधन। तो इस तरह से अनुच्छेद 38 ये 2 बात के बारे में कहता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब अनुच्छेद 39 क्या कहता है? सभी नागरिकों को आजीविका का पर्याप्त साधन यहाँ पे दिया जाएगा। मतलब हर एक नागरिक अपने लिए 2 वक्त का रोटी कमा सके, 2 वक्त का रोटी जो है वो जुटा सके, अपना जो भी बेसिक खर्चा है वो चला सके, उसके लिए उसको आजीविका का क्या देना चाहिए? साधन देना चाहिए। भौतिक संसाधनों का न्यायोचित वितरण होना चाहिए। जो भी भौतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसका न्यायोचित वितरण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जो है वो सारा संसाधन पे कब्जा कर ले और दूसरा व्यक्ति को कोई अधिकार ही नहीं मिले। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन में हम लोग देखते हैं खनिज संसाधन आते हैं, तो ऐसा ना हो कि अमीर आदमी उस खनिज संसाधन का संपूर्ण उपभोग कर ले और गरीब को उसका कुछ भी हिस्सा मिले ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा सरकार क्या करेगी? प्रयास करेगी अपने नीति नियमों से। वही ना निर्देश दिया गया है, तो यहाँ पे ये चीज कहा गया है। फिर है धन और उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति के पास ही सारा संसाधन या सारा धन जो है वो केंद्रित नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कभी कभी अंबानी और अडानी का ही ये देश है, सारा धन तो उसी का पास है, बस हम लोग यहाँ पे देश में क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं, खा रहे हैं, 2 वक्त का रोटी हम लोगों को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जो संसाधन है या धन है वो लगभग जो है वो सबके पास क्या होना चाहिए? वो बराबर होना चाहिए। ये संभव तो नहीं है, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है कि सबके पास बराबर धन हो, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति के पास इतना सारा धन है कि वो पूरे राज्य के जनसंख्या से ज़्यादा, है ना, धन रखे हुए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। एक जो है मतलब समानता जो है वो देखने को मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस जो है, असमानता देखने को नहीं मिलना चाहिए। और नहीं तो यही होगा, एक व्यक्ति सारा संसाधन, सारा धन का लाभ उठाएगा और जो समाज का निचला तबका का व्यक्ति है उसको संसाधन का कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। तो यहाँ पे चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर एक बराबर यहाँ पे काम कर रहा है, बराबर काम कर रहा है, तो उसको वेतन भी क्या मिलना चाहिए? बराबर मिलने चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। फिर इसको जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में 39 में ही जोड़ा गया है और कहा गया है 39 क के अंतर्गत गरीबों के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अगर गरीब के पास वकील को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है तो विधिक सहायता के लिए सरकार क्या करेगी? प्रयास करेगी, उसको विधिक सहायता निःशुल्क रूप से देगी। यहाँ पे एक चीज और है, इसी के अंतर्गत जोड़ा गया है, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर जो है वो प्रदान करेगी सरकार। यहाँ पे इसका निर्देश दिया गया अनुच्छेद 39 में। तो बालकों के लिए ऐसा कोई 39 का करके नहीं दिया गया, या 39 में ही इंक्लूड कर दिया गया और 39 का करके एक अलग से इंक्लूड किया गया है कि जो भी गरीब है उसको निःशुल्क विधिक सहायता सरकार देने का प्रयास करेगी। अनुच्छेद 40 में यहाँ पे देख पा रहे होंगे पंचायत का
यहाँ पे इमेज डाले हैं, तो ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए सरकार जो है कदम उठाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो चलिए इस पेज में आपको यहाँ पे जो बताया गया उम्मीद करते हैं वो याद हो गया होगा, परिचय में याद रख लीजिएगा। लास्ट में एक बार फिर से बहुत स्पीड से हम क्या कर देंगे, रिकैप करवा देंगे, और ये सारे अनुच्छेद आपको उम्मीद करते हैं इसी वीडियो को देखते देखते याद हो जाएगा। अगर पिछला 2 वीडियो अगर अच्छे से देखे हैं तो इसको जब समराइज करेंगे लास्ट में तो उम्मीद करते हैं धीरे धीरे सारे अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे। अब चलिए एक एक करके देखते हैं अगला अनुच्छेद को। तो अनुच्छेद यहाँ पे है, अब आ जाते हैं क्या 41, 40 तक देख लिए। अब ये 41, अब इस साइड आ गए हैं तो इधर से पढ़ेंगे ना। अब 41 में क्या करता है, लोक सहायता। जो लोक मतलब क्या हो गया, पब्लिक। तो पब्लिक को सरकार किसको निर्देश दिए गए, यहाँ फिर बार बार हम कह रहे हैं कि राज्य कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, क्यों, क्योंकि पूरे चैप्टर में जो भी निर्देश दिए गए हैं केवल और केवल राज्य को दिए गए हैं। यहाँ आपको नहीं कहा जा रहा है कि आप लोक सहायता प्रदान करें। अब लोक सहायता में क्या है, सरकार जो है शिक्षा के संबंध में लोगों का सहायता कर सकती है, बेरोजगारी के संबंध में सहायता कर सकती है। राज्य को देख ही रहे हैं, लेकिन सब जगह देखिए बेरोजगारों का क्या हो गया, भरमार हो गया, कोई भी एग्जाम ढंग से हो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सरकार कह रही है, संविधान यहाँ पे सरकार को निर्देश दे रही है, आप इस तरह से योजना बनाइए, नीति बनाइए कि बेरोजगारों को रोजगार क्या हो जाए, मिल जाए। फिर बुढ़ापा है, बीमारी है, निःशक्तता है, तो उन सब को सरकार क्या करेगी, सहायता पहुंचाएगी। तो इस तरह से कभी कभी होता है ना, बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है, तो कहीं कहीं इस तरह के प्रावधान लागू है, कहीं पे ये प्रावधान लागू नहीं भी हो सकते हैं। तो जबरदस्ती आप इसको लागू नहीं करवा सकती, क्योंकि ये जो है एक निर्देश है, आदेश नहीं है। तो इस तरह से इस इमेज को याद रखिएगा। ये इमेज जो है पावर पॉइंट पे हम यूज किए थे। तो बूढ़े बुजुर्ग, बेरोजगार, शिक्षित जितने भी लोग हैं उसके सहायता के लिए सरकार क्या करेगी, प्रयास करेगी। अनुच्छेद 42 क्या करता है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा को सुनिश्चित करना। यहाँ पे HEC का फोटो हम डाले हैं, यहाँ पे फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री देखते आपको याद हो जाएगा कि अगर वहाँ पे हम काम करने जा रहे हैं तो हमारा इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे स्वास्थ्य को बुरा प्रभाव ना पड़े, मानवोचित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैल बकरी के जैसा वहाँ पे हमको क्या किया जा रहा है, खटवाया जा रहा है। तो काम जो है वो न्याय संगत होना चाहिए, मानवोचित दशा में होना चाहिए, प्रसूति सहायता के लिए भी उपबंध हो। अगर महिलाएं वहां पे काम कर रही हैं तो वहां पे प्रसूति सहायता का भी क्या होना चाहिए, उपबंध या प्रावधान होना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई सिचुएशन आता है तो महिलाओं को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फिर अनुच्छेद हम लोग कहां चलते हैं, 43 क्या बोलता है, कृषि उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम का निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश का संपूर्ण उपभोग क्या करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कृषि भी आ गया, उद्योग भी आ गया, या अन्य जो दूसरे प्रकार के काम है उसमें जो भी कर्मचारी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग का क्या करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। मतलब काम तो दे दिए, काम देने के बाद उसको क्या हो, निर्वाह मजदूरी मिले, इतना मजदूरी मिले कि जिससे उसका घर जो है वो चल सके। मतलब ऐसा नहीं है कि हम दिन भर खटवा रहे हैं, मजदूरी भी करवा रहे हैं और 50 रुपया देके, आज के ज़माने में 50 रुपया देके छोड़ दे रहे हैं, तो हम तो कहेंगे मजदूरी तो दे रहे हैं ना भाई, तो ये निर्वाह मजदूरी नहीं होगा। सरकार एक मिनिमम मजदूरी क्या करती है, तय करती है, 250, 200, 300 जो भी है उतना मिनिमम आपको तो पैसा देना पड़ेगा। तो निर्वाह मजदूरी और उनका जीवन का एक शिष्ट जीवन स्तर जो है वो बना रहे, इतना हम तो पैसा उसको देंगे। तो जैसे कि आज से अगर 50 साल पहले जाइएगा तो वहाँ पे अगर 100 रुपया भी मजदूरी दिया जा रहा था तो उनका एक शिष्ट जीवन जो है या सामान्य जीवन वो जी सकते थे। लेकिन आज अगर प्रतिदिन में 100 रुपया दिया जाए तो हम शिष्ट जीवन या अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं। मिनिमम कम से कम 400-500 रुपया तो कम से कम मजदूरी का भी क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। मजदूरी करके भी 400-500 रुपया प्रतिदिन लोग जो है यहाँ पे कमा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि ऐसा ना हो कि कहीं पे हम काम करने के लिए किसी को तो रख दिए, अब उसको कभी छुट्टी ही नहीं दे रहे हैं, ना त्यौहार में छुट्टी दे रहे हैं, ना साप्ताहिक कोई छुट्टी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। फिर वही मानवोचित दशा कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अवकाश का भी उनको क्या किया जाएगा, मतलब अवकाश भी दिया जाएगा, इसका संपूर्ण उपभोग कर सके, ये सरकार जो है अपने नीति नियम में क्या करेगी, सुनिश्चित करेगी। LSW अगर आप पढ़े होंगे या कभी CDPO आया था तो उसमें बहुत सारे लोग LSW रखे थे, तो वहाँ पे आप पढ़े होंगे श्रम कानून के बारे में। तो श्रम कानून में इन सब बातों को बहुत ही डिटेल में आप पढ़े होंगे अगर LSW कभी किसी एग्जाम के तहत रखे होंगे। अगर CDPO दे होंगे तो जरूर उम्मीद करते हैं ज़्यादातर लोग जो है LSW को रखे थे। ग्राम में कुटीर उद्योग को व्यवस्थित और सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से यही ना गांधीवादी था विचारधारा कि कुटीर उद्योग को सरकार क्या करेगी, बढ़ावा देगी। कुटीर उद्योग मतलब क्या है, छोटे प्रकार के उद्योग जो कि गांव स्तर पे ये क्या होते हैं, फैले होते हैं। तो छोटे छोटे उद्योग जो है वो
कम पैसे से भी चलाए जा सकते हैं, और जो कम पैसे से चलाए जाने वाले छोटे उद्योग हैं वो छोटे छोटे जो गांव होते हैं उनको भी क्या करते हैं, गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी रोजगार प्रदान करते हैं। तो इस तरह से वो लोग आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। बड़ा एक फैक्ट्री लग जाएगा तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन ज़्यादा माना जाता है, और वहाँ पे कितने लोगों को काम मिलेगा, बहुत कम लोगों को। लेकिन यही अगर पापड़ बिस्किट ये सब बना रहे हैं, या कोई भी छोटा उद्योग, चूड़ी वूड़ी लाह से संबंधित कोई भी छोटा उद्योग अगर चल रहा है, तो इसमें गरीब से गरीब तबके लोगों को भी क्या मिलता है, रोजगार मिल जाता है, और वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 43 में कुटीर उद्योग के बारे में बात किया गया है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 76 किया जाता है और 43 का जोड़ा जाता है, और बोला जाता है उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता, यानी कि कोई भी अगर इंडस्ट्री है तो उसके मैनेजमेंट में जो वहाँ के कर्मचारी हैं उसको भी भागीदारी मिलना चाहिए। मतलब हम अगर एचईसी में काम कर रहे हैं और हम एक कर्मचारी हैं, तो एचईसी को मैनेजमेंट करने के लिए जब वहाँ पे बड़े जो अधिकारी हैं बैठेंगे, तो वहाँ पे कर्मचारियों का जो एक प्रतिनिधि होगा वो भी वहाँ पे बैठेगा। और इस तरह से यहाँ पे कहा गया है कि उद्योग के प्रबंधन के लिए यहाँ पे कर्मचारियों का भी क्या होना चाहिए, सहभागिता होना चाहिए। सहकारी समितियों का उन्नयन और प्रोत्साहन करेगी, ये अनुच्छेद 43 ख में कहा गया, और ये जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन 2011 में। तो यहाँ पे सहकारी समिति के बारे में आपको बताया गया है कि सहकारी समिति को सरकार प्रमोट करेगी, और सहकारी समिति को तो पूरा डिटेल में आपको हम वीडियो में समझाए थे कि इसका क्या फायदा है और क्यों इसको सरकार जो है प्रमोट कर रही है। तो चलिए, वो जो था कॉन्सेप्चुअल चीज था, वो मेंस में कभी लिखने के लिए आपका काम देता, इसलिए डिटेल वीडियो में बताए थे। यहाँ पे फैक्चुअल तौर पे यही याद रखिएगा, 43 ख जो है वो सहकारी समिति के बारे में बात करता है कि सरकार जो है सहकारी समिति को प्रमोट करेगी। और इसको कब जोड़ा गया, तो 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। वहां 12 आपको बताया था कि कंफ्यूजन था, लेकिन 11 ही याद रखिएगा, क्योंकि 12 जो है वो बहुत कम जगह मिल रहा है, 11 ही मिल रहा है। तो वहां पे 11 ही आपको याद रखना है। नोट्स में भी 11 ही लिखा हुआ है, लिख दिए है ना सुधार के। फिर अनुच्छेद 44 यहाँ पे बोलता है एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यही इमेज का हम प्रयोग किए थे, जिसमें तराजू था, तराजू के दोनों ओर जो है वो धर्म के अलग अलग प्रतीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे थे कि जैसे न्याय की देवी के सामने सभी बराबर होते हैं, उसी तरह से ये तराजू ऐसा है जिसमें सभी धर्म के लोगों को बराबर नज़रों से देखा जाता है, इसको समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे बताए थे कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग क्या होते हैं, कानून होते हैं, जिसको पर्सनल लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में कुछ शादी विवाह का अलग नियम कानून होगा, इस्लाम धर्म में शादी विवाह का अलग कानून होगा, जैन में अलग, पारसी में अलग, आदिवासी में अलग। तो यहाँ पे कहा गया है कि इस तरह के जो पर्सनल लॉ है उसको धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा, और उसके लिए यूनिफॉर्म लॉ जो है हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो धर्म का नाम लेके देश आज़ाद हुआ था, यहाँ पे मतलब आज़ाद हुआ था उस समय, धर्म का नाम लेके देश जो है वो 2 भागों में क्या हो गया था, बढ़ गया था। तो किसी तरह से अल्पसंख्यकों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए बहुत सारे ऐसे कानून थे जो कि पर्सनल लॉ के अंतर्गत रखे गए। उसको कहा गया, इसका हम लोग समय के साथ, है ना, जब व्यक्ति जो है थोड़ा ज़्यादा उदार हो जाएगा, दूसरे के धर्मों के कुछ प्रावधान को अपना सके या अपने धर्मों के कुछ प्रावधान को छोड़ सके, तब हम लोग इस तरह के यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, जिसमें देश के सभी नागरिकों के लिए एक प्रकार कानून होगा, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता में होता है। तो यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब एक ऐसा कानून जिसमें सबके लिए बराबर कानून हो, है ना, या नियम हो, है ना। अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग नियम नहीं होना चाहिए। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाद हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। साहबानो केस जो है 1985 का, ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो संसद को बोलती है कि यूसीसी बनाने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि समानता बढ़े। तो वही ना हो गया कि हम बताए थे कि पहले 3 तलाक का व्यवस्था था, तो इस्लाम में तलाक 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 कहा जाता था, तलाक हो जाता था, लेकिन हिंदू धर्म में या दूसरे धर्म में इस तरह के प्रावधान नहीं थे। तो कहा गया कि अलग अलग धर्म में जो इस तरह के अलग अलग नियम है उसको हम लोग क्या करेंगे, समय के साथ हटाएंगे और एक समानता या एक समान नीति लाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो एक ही नियम के तहत एक जो कानूनी नियम होगा उसी प्रक्रिया के तहत विवाह भी होगा, और उसी प्रक्रिया के तहत जो कानूनी प्रक्रिया बताया जाएगा उसी प्रक्रिया के तहत तलाक भी होगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं आया है, ये लाने के लिए कहा जा रहा है सरकार को। सुप्रीम कोर्ट बार बार अलग अलग केस में ये सरकार को क्या करती है, निर्देश देती है। सुश्री जॉर्डन DN बनाम S चौड़ा केस 1985 का है। इसमें वो बोली थी कम से कम सभी नियम को नहीं तो विवाह और तलाक के लिए समान संहिता बनाने की जरूरत दिया गया कि कम से कम अगर दूसरे नियम नहीं बना पा रहे हैं, दूसरे धार्मिक लोगों को या पर्सनल लोगों को आप कॉमन नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम शादी और विवाह से मामला से संबंधित जो मामला है उसको आप
कम से कम क्या कर दीजिए, एक यूनिफॉर्म कानून के अंतर्गत ला दीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है अगर विवाह करे तो एक कानून के तहत विवाह हो, और तलाक हो तो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत क्या हो, तलाक हो, है ना। अलग अलग धर्म में तलाक का अलग प्रक्रिया नहीं होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन में कहती है। मतलब संसद को इस तरह के कानून बनाने के लिए कह रही है। सरला मुदगल केस जो है 1995 का है। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यूसीसी जरूरी है ताकि विचारधारा के टकराव खत्म हो और राष्ट्रीय एकता मजबूत हो। तो एक ही देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून जो है वो ठीक नहीं होता है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। हम लोग धीरे धीरे क्या करना चाहिए, उदारता दिखाना चाहिए और इस तरह से यूसीसी को अपना सके, ऐसा हम लोग हो सके, ऐसा सरकार को कन्विंस करना होगा, है ना। अनुच्छेद 45 कहता है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का, 6 से 14 वर्ष, है ना, 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात करता है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया 6 से 14 वाला को जितना भी बच्चे हैं निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा जो है अब मौलिक अधिकार हो गया है। मतलब नीति निर्देशक तत्व में थे तो सरकार अब कैपेबल हो गई है कि हम गारंटी तुमको देते हैं कि अगर तुमको पढ़ना है तो हम तुमको क्या करेंगे, स्कूल का सुविधा देंगे। और इस तरह से अब ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 46 यहाँ पे बोलता है जो जनता के दुर्बल वर्ग हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे SC ST हो गया, उसके लिए सरकार क्या करेगी, शिक्षा और अर्थ यानी इकोनॉमिक संबंधी हितों का अभिवृद्धि यानी कि प्रमोट करेगी। तो आर्थिक रूप से सहायता करेगी, जैसा कि झारखंड में अभी मैया योजना दिया जा रहा है, तो सरकार क्या करिए, जो भी दुर्बल वर्ग हैं उसको सहायता प्रदान करिए ताकि वो सशक्त हो, है ना। तो उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करेगी कि उनको क्या किया जाए, थोड़ा बहुत हेल्प किया जाए। सामाजिक अन्याय और किसी भी प्रकार का अगर शोषण हो रहा है जनता के दुर्बल वर्गों का, तो उस शोषण से या अन्याय से सरकार जो है उसको बचाने का प्रयास करेगी। अनुच्छेद 47 कहता है पोषण और स्वास्थ्य में सुधार। अब देखिए कि मिड डे मील चलाया जाता है, आप लोगों को या जो भी गरीब तबके के लोग हैं, लाल कार्ड पीला कार्ड इस तरह से कार्ड बनाया जाता है और राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये क्या है, लोगों के स्वास्थ्य में किसी तरह का कोई प्रभाव दुष्प्रभाव ना पड़े, उसको 2 वक्त का भोजन मिले, उसे अच्छा पौष्टिक आहार मिले, इससे सरकार जो है वो प्रयास करती रहती है। स्वास्थ्य का में सुधार, अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहाँ पे फ्री में क्या हो रहा है, इलाज हो रहा है। तो ये सरकार का प्रयास है कि लोगों को कम से कम बेसिक जो सुविधा है वो क्या हो जाए, मिल जाए। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं और मदिरा का उपयोग पर प्रतिबंध, जो औषधि में यूज हो रहे हैं उसको छोड़ के बाकी जो नशीले पदार्थ हैं उसको बैन करने का सरकार क्या करती है, सरकार को क्या किया गया है, निर्देश दिया है। फिर से यहाँ पे हम बोल रहे हैं निर्देश दिया गया, आदेश नहीं दिया है। तो कहीं पे शराबबंदी आपको देखने को मिलता है और कहीं पे तो सरकार ही क्या कर रही है, शराब बेच रही है। तो यहाँ पे देखिए बिहार में शराबबंदी के बारे में यहाँ पे दिया है, सरकार अभी तक शराब बेच रही थी, अब झारखंड में कह रही है कि सरकार जो है प्राइवेट को अब क्या करेगी, शराब बेचने का अनुमति देगी। तो चलिए देखते हैं, है ना। यहाँ पे एक राज्य में सरकार जो शराब जो है वो बैन है, एक राज्य में सरकार जो है वो राज्य शराब को क्या कर रही है, बेच रही है। फिर आपका अनुच्छेद 48, ये कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करने का प्रयास किया है कि कृषि कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं तो उसको वैज्ञानिक तरीके से करें, बेहतर तरीके से करें ताकि उससे हम बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट जो है वो निकाल सके। अन्य दुधारू और वाहक जो पशु हैं उनको क्या करें, प्रिजर्विंग और सुधार करने के लिए कदम उठाए, वध का प्रतिषेध करने के लिए क्या करें, कदम उठाए। और इस तरह से कर्नाटक का एक गो हत्या अधिनियम जो आया था उसके बारे में आपको डिटेल में वहाँ पे हम बताए थे। तो इस तरह से ये भी निर्देश है, सरकार चाहे तो कानून बना सकती है, सरकार अगर नहीं भी बनाती है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि सरकार इस तरह के कानून नहीं बना, क्योंकि यहाँ जो भी दिए गए हैं वो निर्देश है, आदेश नहीं है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यहाँ पे 48 का जोड़ा गया और पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीव के रक्षा करने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरह से वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आया था 1972 में आया था, ठीक है, ये 76 का बात है, वो 72 का है, लेकिन कहा गया इस तरह के कानून राज्य सरकार को या सरकार को बनाने चाहिए, राज्य को बनाने चाहिए ताकि जो हमारा वन है वो बचा हुआ रहे, वन्य जीव जो है वो बचे हुए रहे, ताकि हमारा पर्यावरण अगर बेहतर रहेगा तो हम जो है यहाँ हमारा अस्तित्व भी क्या रहेगा, यहाँ पे बना हुआ रहेगा। अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का क्या होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। ताजमहल का इमेज दिखाए थे, यहाँ पे भी ताजमहल देखिएगा, याद हो जाएगा। 50 में बोलता है लोक सेवा में न्यायपालिका, कार्यपालिका
पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, यानी कि कार्यपालिका में सरकार के काम में न्यायपालिका हस्तक्षेप ना करे बिना मतलब का, और न्यायपालिका के कार्य में सरकार जो है हस्तक्षेप ना करे बिना मतलब का, दोनों बैलेंस बना के काम करे, ये अनुच्छेद 50 कहता है। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हो, प्रमोट करे सरकार, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखे। इस तरह से यहाँ पे आर्टिकल 51 में कहा गया था, ये इसी में इसका यूज किए थे और आपको बताए भी थे। वर्तमान समय में विश्व में अलग अलग देश जो है आपस में लड़ भिड़ रहे हैं और अभी सबसे ज्यादा इसी का जरूरी है कि सभी आपस में क्या करें, शांति बना के रखें। चाहे रूस हो, यूक्रेन का बात हो, चाहे इजराइल फिलिस्तीन का बात हो, चाहे अभी अमेरिका और भारत के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। तो अगर इस तरह से रहेगा तो फिर हम लोग डेवलप कैसे करेंगे? तो आपस में अगर लड़ते रहेंगे तो डेवलप नहीं होगा। तो सबको एक दूसरे के सहयोग करते हुए रहना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये था हम लोगों का नीति निर्देशक तत्व। अब चलिए शॉर्ट में इसको हम लोग क्या कर देते हैं, आपको रिवाइज करवा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको कैसे रटना है। 40 मिनट हो गया है, तो 40 मिनट तक आपको टोटल यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे दिए। अब इसको जब आप खुद से पढ़िएगा ना तो बहुत आसानी से यहाँ पे देखिए, एक पेज का ये हिस्सा है और एक पेज का ये हिस्सा है, मतलब दोनों अगर एक जगह रहता तो एक ही पेज में आ जाता है ना। तो इस तरह से आधा आधा है। अब यहाँ पे देखिए कि परिचय में है, फोटो देखिएगा ना तो आपको खुद 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा तो पता चल जाएगा। हाँ, ग्रेनविल ऑस्टिन है, BR अम्बेडकर है, KT शाह है, यहाँ पे PN राव है। ये फोटो देख के आपको थोड़ा बहुत एहसास हो जाएगा और धीरे धीरे 1-2 बार पढ़िएगा ना तो पता चल जाएगा कि ग्रेनविल ऑस्टिन जो है वो क्या बोले थे, आत्मा के बारे में बात किए थे। DPSP के बारे में KT शाह क्या बोले थे कि एक ऐसा चेक है, बैंक में जाइएगा तो भांजा देगा, लेकिन भजाना कोई उसके लिए क्या है, बाध्य नहीं। बैंक के पास पैसा होगा तो देगा, बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो नहीं देगा, बैंक सुविधा अनुसार वो चेक को भांजाएगी। इस तरह से कहा गया। BN राव बोलता है कि 2 तरह का अधिकार होना चाहिए, एक गैर न्यायोचित होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, एक न्यायालय में विचार योग्य होना चाहिए, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया। महत्वपूर्ण वाद में गोलकनाथ, ये चंपाकन दोराइजन मामले, सिद्धांत में आपको बताया गया समाजवादी गांधीवादी। अब यहाँ पे अनुच्छेद याद करना है, तो अनुच्छेद 36-37 क्या बोलता है? 36 बोलता है राज्य का परिभाषा, 37 बोलता है कि यहाँ पे ये जो है गैर प्रवर्तनीय है, गैर न्यायोचित है, यानी कि जबरदस्ती इसको लागू नहीं करवा सकते हैं और जबरदस्ती जो है हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा भी ले सकते हैं यहाँ के प्रावधानों को। लेकिन अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि सामाजिक आर्थिक रूप से थोड़ा सा क्या करेंगे, न्याय देंगे। असमानता है कि इस तरह का कुछ असमानता, प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसर, इस तरह का असमानता को दूर करेंगे। ये 44वें संविधान संशोधन 78 में जोड़ा गया। 39 बोलता है कि सभी को आजीविका का क्या करेंगे, पर्याप्त साधन देंगे, सबको जिए खाए आराम से। बहुत मतलब 1-2 को भी याद हो गया है ना तो चल याद हो जाएगा आपको, ठीक ना। 40 में पंचायत, आप देख रहे हैं याद ही करने का जरूरी नहीं होगा। पंचायत में जाइएगा तो फिर क्या है कि शिक्षित बेरोजगार दिखेगा तो उसको आपको क्या करना है, हेल्प करना है। तो इस तरह से यहाँ पे निःशक्तता, बीमारी, बुढ़ापा जो भी है सरकार उसको हेल्प करेगी। 42 में अब ठीक है, शिक्षित है, बेरोजगार है तो उसको कुछ काम देंगे, तो 42 में काम देने का बात है कि न्याय संगत और मानवोचित दशा में क्या करेंगे, हम लोग काम देंगे। अब काम देंगे तो महिलाएं भी जाएंगे तो प्रसूति सहायता भी मिलेगा वहाँ पे, मतलब उपबंध होगा वहाँ पे, उसके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। 43 में है कि 43 में कहा गया है कि कृषि उद्योग तथा अन्य प्रकार के जो भी कर्मकार हैं उसको हम काम दे दिए तो इतना मजदूरी देना चाहिए, उनको मिलना चाहिए जिससे उनका जीवन क्या हो सके, आराम से चल सके, एक श्रेष्ठ जीवन जी सके, ऐसा यहाँ पे बोला गया। यहाँ पे 2 संशोधन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 42वां और 97। ये कुटीर उद्योग वाला 43 में ही, इसको याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट बनाए होंगे तो वहाँ पे आपको मिला भी होगा। तो 42वां वाला जो संशोधन था उसमें कहा गया था कि भैया फैक्ट्री का मालिक के साथ साथ कर्मचारी को भी वहाँ पे जगह देना होगा मैनेजमेंट में, है ना, ताकि वो कर्मचारियों का बात को वहाँ पे रख सके। और 97वें संविधान संशोधन 11 में बोला था 43 का में कि हम जो है वो सहकारी समिति जो है वो बनाने का प्रयास करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। 44 से जैसे इसको देखिएगा वैसे आपको याद हो जाएगा कि सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। 45 बोलता है कि भैया हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। 46वां संविधान संशोधन की तरह मौलिक अधिकार में चला गया। 46 बोलता है कि हम जो है वो शिक्षा और पैसा के मामले में जो समाज के दुर्बल वर्ग हैं उसको सहायता करेंगे। अगर उसके तहत उसको कुछ अन्याय हो रहा है, उसके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है तो उसको सुरक्षा करेंगे। 47 में बोल रहा है कि पोषण और स्वास्थ्य के दृष्टि में भी हम उनको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। नशाबंदी जो है वो करने का हम प्रयास करेंगे। 48 में बोलता है कि जो है पशुपालन है उसको और कृषि को वैज्ञानिक तरीके से करने का प्रयास करेंगे। गो हत्या सबको, यानी जो भी दुधारू है, पशु है, उन सबका हम क्या करेंगे, सुरक्षा का प्रावधान करेंगे, कानून बना सकते हैं। इसी में
बाद में जोड़ा गया 76 में कि पर्यावरण का भी हमको क्या करना है, देखते हुए चलना है, और इस तरह से 48 का जोड़ा गया। 49 कहता है जो भी स्मारक है उसका सुरक्षा करना है। 50 कहता है कि भैया आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, न्यायपालिका का काम देखे, कार्यपालिका कार्यपालिका का। एक कानून बोलते हैं कि विश्व में भी हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपस में मिलजुल के रहेंगे तो अच्छा से डेवलप करेंगे। तो ये था हम लोगों का यूसीसी। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, तभी आप यहाँ तक रुके हुए हैं। तो इसका जो पेड क्लासेस है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे टेस्ट मिलेंगे, पावर पॉइंट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, ये माइंड मैप मिलेगा। तो रिवीजन करना या पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। डिटेल वाइज आप समझ भी जाइएगा, रिवीजन भी आप कर लीजिएगा, तो एग्ज़ाम के समय आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।